रहस्यमयी यात्रा पार्ट 14। तिलक, क्या हुआ? अंदर प्रवेश करते ही तिलक तेज स्वर में बोलता है। सामने देखता है तो सभी कर्मचारी अपनी जगह से उठकर सामने की ओर आ चुके थे। पीछे की ओर बीच का सीलिंग फैन गिरा हुआ पड़ा था। रमेश, सर अचानक वो पंखा गिर गया। तिलक, किसी को चोट तो नहीं आई? कोई इसके पास तो नहीं था? गीतांजलि, नहीं सर, कोई नहीं था, लेकिन आपको मैंने कहा था कि देर शाम को काम मत कराइए, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप मानते ही नहीं। आज पहली बार गीतांजलि ने अपने बॉस तिलक को इतने तेज स्वर में कहा था। सभी गीतांजलि और उसके बाद तिलक की ओर देखने लगे। तिलक, दुर्घटना होना अलग बात है और तुम्हारा डर अलग बात। अपने डर को काम पर हावी मत होने दो गीतांजलि। यदि कुछ है तो उसका सामना करना सीखो, ना कि उससे भागना। इस बार तिलक ने भी अपने स्वभाव के विपरीत जरा कड़े लहजे में कहा। गीतांजलि को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। गीतांजलि, सॉरी सर। तिलक पंखे के पास जाता है। पंखा नट खुल जाने के कारण गिर गया था। तिलक, ये देखो, इसका नट खुल गया है, जिसके कारण यह गिर गया। इसे कोई और रूप देने की जरूरत नहीं है। उस जगह पर खड़े होकर तिलक को एहसास हो रहा था कि पास ही कोई अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा है जो बार बार उसके पास आने की नाकाम कोशिश कर रही है। फिर भी वह कार्यालय के लोगों के दिमाग से डर खत्म करना चाहता था, इसलिए वह उसे अनदेखा कर रहा था। तिलक मन ही मन में, हमें इस कार्यालय को छोड़कर बाहर नहीं जाना था, अब से ध्यान रखना होगा। तिलक को ध्यान आता है कि जब आकाश बाहर की घटना बता रहा था तो एम्बुलेंस का भी जिक्र कर रहा था, लेकिन जहां वह एम्बुलेंस होने के लिए इशारा कर रहा था वहां तो कुछ भी नहीं था। तो क्या आकाश झूठ बोल रहा था और ये सब हमें यहां से दूर ले जाने के लिए किया गया था? तिलक आकाश के पास जाता है। आकाश एक हाथ से अपना सिर पकड़ा हुआ था। तिलक, क्या हुआ आकाश? आकाश, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तिलक, ठीक है, आज यहीं काम खत्म करते हैं, लेकिन याद है ना, कल सुबह सभी को 9 बजे तक आ जाना है। कल हम प्रोजेक्ट पूरा करके ही जाएंगे और कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा हो जाए। सभी सहमति में सिर हिलाते हैं और अपने अपने कंप्यूटर शट डाउन करके बाहर निकलने लगते हैं। जाते जाते गीतांजलि बोली, सर माफ़ कीजिएगा, अचानक से घटना घटी और मेरे मुंह से तेज आवाज़ में यह सब निकल गया। तिलक, कोई बात नहीं गीतांजलि, कभी कभी हो जाता है। गुड नाइट, कल मिलते हैं। तिलक बात खत्म करके हमेशा की तरह मुस्कुरा देता है। रमेश और आकाश रुके हुए थे। रमेश को देखकर तिलक बोला, रमेश, आज तुम चले जाओ, हमें कहीं और भी जाना है। रमेश, जी सर, गुड नाइट। रमेश कार्यालय से निकल जाता है। तिलक, आकाश, बाहर एम्बुलेंस कहाँ आई थी? आकाश, कौन सी एम्बुलेंस सर? तिलक को सोचते हुए, पास वाली बिल्डिंग में भी कुछ घटना हुई थी क्या? आकाश, नहीं सर, आपको किसने कहा? तिलक मन ही मन में, वही है जो हम सोच रहे हैं। तिलक, कुछ नहीं आकाश, हमें ऐसा लगा कि कुछ हुआ। अब तुम्हारा सिर दर्द कैसा है? आकाश, अभी भी दर्द है सर, लेकिन पहले से कम। तिलक अपने कमरे में चला जाता है, फाइल से कुछ नोट करता है और कार्यालय आकाश से बंद कराकर गाड़ी से चला जाता है। तिलक रात को 11 बजे ध्यान मुद्रा में बैठा है। आपने जो कहा था वह काली मानव आकृति अकेले नहीं है। आज हमने इसका अनुभव किया, बाहरी ताकतें भी उसकी सहायता कर रही हैं। ये लड़ाई छोटी नहीं
बड़ी होने वाली है। योगी, आज तुमने क्या अनुभव किया? तिलक, अभी तक निर्जीव वस्तुओं और किसी एक को ही वह अपना शिकार बनाती थी, लेकिन आज उसने आकाश के दिमाग को भी नियंत्रित करके घटना को अंजाम देने के लिए हमें कार्यालय से दूर कर दिया। आकाश के दिमाग में ऐसी घटना को दिखाया गया जो कि हुई ही नहीं थी। योगी, ये संघर्ष इतना बड़ा है कि इसमें नकारात्मक ऊर्जा के प्रत्यक्ष प्रहार के साथ साथ तंत्र का भी नकारात्मक प्रयोग होने वाला है। आज जो भी किया गया वह तिलस्म का एक छोटा सा उदाहरण था जिसे आकाश पर प्रयोग किया गया। तिलस्म। योगी, इसे वर्तमान भाषा में भ्रमजाल भी कहा जा सकता है। तुम्हें ध्यान योग के साथ साथ तंत्र के सकारात्मक प्रयोग का भी सहारा लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर तुम्हें तिलक योगी की पूरी शक्ति लगाना होगा, जिससे तुम कार्यालय में अपनी पहचान नहीं छिपा पाओगे। तिलक, उसके लिए रमेश को अपनी तांत्रिक शक्ति से भरपूर उस लकड़ी को कार्यालय में लेकर आना होगा। योगी, उसे हम कल के लिए स्वप्न में तैयार कर देंगे। तुम कल के लिए अपनी ओर से तैयारी करो। भौतिक भी जो तुमने आज देर शाम को की है, आध्यात्मिक भी जो तुम्हें ध्यान के जरिए करना होगा, और कार्मिक भी क्योंकि तुम्हें कल अपना काम भी पूरा करके देना है। तिलक को ध्यान योग से प्राप्त होने वाली आवाज शांत हो जाती है। तिलक खुश था कि उसने आज कार्यालय के बाद दोनों के घर जाकर ठीक किया। अब बस वे कल समय पर आ जाएं। ये कैसी धुंध है? मैं इससे निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ? इसके पार भी दिखाई नहीं दे रहा है। इससे निकलने का कोई तो रास्ता होगा। वो सामने कौन है? दूर से तो तांत्रिक बाबा की परछाई जैसे लगते हैं। आप कहाँ चले गए थे? आप तो फिर यहाँ? रमेश, तुम्हारे पास जो लकड़ी छोड़कर गया था उसके इस्तेमाल का समय आ गया है। कल तुम्हें पूरे दिन उस लकड़ी को अपने पास ही रखना है। रमेश, लेकिन उसका इस्तेमाल तो मुझे करना ही नहीं आता बाबा। पिछली बार तुमको बताया गया था, भूल गए क्या? रमेश, लेकिन वो तो स्वप्न था। क्या वो तुम्हारा प्रशिक्षण था रमेश। और हाँ, अपनी स्पष्टवादिता और विश्वास जो तुम्हारी पहचान है उसे मत छोड़ना। वो परछाई दूर जाती दिखाई देती है। रमेश, बाबा रुकिए तो। क्या उस रात की घटना जो हम सभी के साथ? बाबा। रमेश घबरा कर आंखें खोलकर बैठ जाता है। ओह, यह भी स्वप्न था। जब सब कुछ स्वप्न में ही दिखना है तो उस रात की घटना का सच भी स्वप्न में ही बता देते। रमेश पसीना पोंछता है, स्टूल में रखा पानी का गिलास उठाता है और 2 घूंट पानी पीने के बाद उसे पुनः ढक कर रख देता है। कल मुझे वो लकड़ी अपने साथ कार्यालय भी ले जानी चाहिए। वहाँ भी रोज रोज ना जाने क्या चल रहा है। उस दिन के स्वप्न के अनुसार लकड़ी को अपनी हथेली के बीच में पकड़ना है और हथेली को अंदर की तरफ करके अपने सीने से लगाना है और आंखें बंद भी करनी है। बाकी का काम लकड़ी करेगी। लेकिन उस स्वप्न के अनुसार यदि मैं इन सब से नहीं निकल पाया तो वहाँ पर तो तिलक। अब इस सब में तिलक सर कहाँ से आ गए? वो तो एकदम नए जमाने के और इस तरह की बातों को हंसी उड़ाने वालों में से एक है। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। अब जो भी हो, सब कुछ परम ब्रह्म आदि शक्ति पर छोड़कर सोया जाए। सुबह के 8:30 बजे रमेश ने तैयार होकर अपने बैग में लकड़ी को सुरक्षित रखने के लिए फुल साइज बॉक्स निकाला और उसमें रख लिया। उधर तिलक ने माँ को फोन लगाया
और फ़ोन पर ही उनका आशीर्वाद लिया और घर से निकल गया। गीतांजलि घर से निकलने को थी कि माज ने आवाज़ लगाई, बेटा ब्रेकफास्ट तो अच्छे से करती जा। गीतांजलि का दिमाग सुबह से ही कार्यालय की बातों को लेकर सही नहीं था। माँ, मुख्य प्रोग्रामर हूँ, कार्यालय की बॉस नहीं हूँ जो आराम से निकलूंगी। माँ बाहर निकल आती है। बेटा, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे कि तुम इस तरह किसी से अपनी तुलना ना करो। बेटा, जिस पोस्ट पर हो वो क्या कम है, और जो नहीं है उसके बारे में सोचकर स्वयं को ही दुख दिया जा सकता है। इसलिए जो मिला है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। और हाँ, जरा खुश रहा करो, आजकल कुछ ज़्यादा ही गंभीर रहने लगी हो। गीतांजलि माँ की ओर देखकर मुस्कुरा देती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। सुबह के 9 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। तिलक अपने कमरे में पहुंचकर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुका है। उसे समझ में आ गया था कि यदि ये प्रोजेक्ट देना है तो शाम से पहले ही इसे पूरा करना होगा, क्योंकि उसे आभास हो रहा था कि आज बहुत कुछ होना शेष है। प्रोजेक्ट के बहुत बड़े भाग को उसने सुबह आकर खुद करने के लिए रख लिया। बाकी का लगभग 30% भाग कार्यालय के सभी कर्मचारियों में बांट दिया। यहाँ तक कि विकास, सुमन और गीतांजलि को भी इतना ही काम दिया कि शाम 6 बजे तक आसानी से कर सकें। जब गीतांजलि पहुंची तो लगभग पूरा स्टाफ आ चुका था। गीतांजलि को तब आश्चर्य हुआ जब उसे पता चला कि तिलक ने लगभग 20 मिनट पहले ही आकर दिन भर के काम को सभी में बांट दिया है। गीतांजलि को यकीन था कि उसे जानबूझकर सबसे ज़्यादा काम दिया गया होगा, लेकिन जब उसने अपने काम को देखने के बाद बाकी लोगों के काम को भी देखा तो उसे समझ में आया कि लगभग 70% काम तिलक ने स्वयं के लिए बचा लिया है, जो कि किसी साधारण प्रोग्रामर के लिए तो संभव ही नहीं है कि वह इतना दिन भर में और यहाँ तक कि 2 दिन में भी कर पाए। गीतांजलि तिलक के कमरे में प्रवेश करती है। सर, आपने हम लोगों के लिए इतना कम काम छोड़ा है, बाकी काम पूरा आप कैसे कर पाएंगे? तिलक, गीतांजलि, आपको लग रहा है कि आप लोगों को कम काम मिला है। वो इतना काम है कि उसे करने में सभी को लगभग 6 बज जाएंगे, और आज शाम को 7 बजे से पहले हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करके हैंडओवर करना चाहते हैं। गीतांजलि, लेकिन आप इतना काम कर लेंगे? तिलक, तुम चिंता मत करो, हम कोशिश करते हैं। यदि तुम्हारा काम जल्दी हो गया तो हम अपना बाकी का काम तुम्हें दे देंगे। तिलक अपनी बात पूरी करके मुस्कुरा देता है। तिलक की मुस्कुराहट के आगे गीतांजलि को मुस्कुराने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता। तिलक काम प्रारंभ करता है। आज उसके हाथ प्रोग्राम की कोडिंग के लिए ऐसे चल रहे थे जैसे पिछली बार तिलक योगी बनने के दिन पुराने कार्यालय में चल रहे थे। इस कारण तिलक को एहसास हो गया था कि उसी दिन के जैसे ही आज भी कुछ होना तय है। लगातार मेहनत के बाद जब तिलक के हाथ कीबोर्ड पर रुके तो तिलक ने घड़ी की ओर देखा। ओह, 5 बज गए, यानी लगातार 8 घंटे हो गए। तिलक उठकर अपनी कमर सीधी करता है। इतनी प्रोग्रामिंग तो पूरी हो गई, अब बाकी सभी की पूरी हो जाए तो उसे संकलित करने में लगभग आधा घंटा और लगेगा। तिलक कमरे से बाहर निकलता है। सभी लोग मेहनत से अपने अपने काम में लगे थे। आकाश भी दरवाजे के पास स्टूल रखकर बैठा था। तिलक, आकाश, सभी को चाय और साथ में रिफ्रेशमेंट बॉक्स का इंतजाम करो। आकाश खुश होकर बाहर चला जाता है। गीतांजलि, सर, लगभग 1 घंटे में मेरा काम हो जाएगा, फिर आप अपना काम मुझे दे दीजिएगा। तिलक मुस्कुरा देता है। गीतांजलि, क्या हुआ सर? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर दूंगी। तिलक, आप सभी लोग कर लीजिए, फिर हम दोनों मिलकर उसे संकलित कर लेंगे। गीतांजलि आश्चर्य से, क्या आपका काम हो गया? लेकिन ये कैसे संभव है? तिलक, ज़्यादा नहीं था गीतांजलि, इसलिए हो गया। आप लोग भी अपना अपना काम 6 बजे तक पूरा कर लीजिए।
गीतांजलि आश्चर्य के साथ अपने काम में लग जाती है। उसका भ्रम कि बॉस कुछ नहीं करता टूट गया था। 6:25 पर सभी को सौंपा गया काम पूरा हो गया। गीतांजलि ने जाकर तिलक को सूचना दी। तिलक, सभी से कहना अपना अपना काम सर्वर पर डाल दो। आकाश से कहो कि सबके लिए खाने को कुछ ले आए। 7 से 7:30 के बीच हम सब इस प्रोजेक्ट को बाहर प्रोजेक्टर पर चलाकर देखेंगे। उसके बाद क्लाइंट को हैंडओवर करेंगे। गीतांजलि सभी के किए गए काम को सर्वर पर ट्रांसफर कराती है और तिलक के कमरे में आकर बैठ जाती है। गीतांजलि को समझ में नहीं आ रहा था कि जब काम तिलक सर को ही करना था तो उसे कार्यालय से बुलाकर अंदर क्यों बिठा लिया है। तिलक तेजी से संकलन की प्रक्रिया कर रहा था, साथ ही लोगों द्वारा किए गए काम में मिलने वाली गलतियों को भी ठीक करता जा रहा था। मोबाइल बजता है तो तिलक मोबाइल को उठाता है। उतनी देर के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन गीतांजलि की ओर कर देता है। गीतांजलि, इसे देखो, ठीक से संकलन हो रहा है ना? हेलो। गीतांजलि प्रोग्रामिंग को देखना प्रारंभ करती है, तिलक घड़ी की ओर देखते हुए। हेलो, हाँ, आप 7:30 तक आ जाइए। बात पूरी होते ही तिलक दूसरा नंबर डायल करता है। जी हाँ, हम तिलक बोल रहे हैं। आप कैसे भी समय निकालकर 7:30 तक आ ही जाइएगा प्लीज़। हाँ हाँ बिल्कुल, हम यहीं मिलेंगे। हाँ, और लोग भी रहेंगे। तिलक मोबाइल रखने के बाद बोला, गीतांजलि, ठीक कर रहे हैं ना हम? गीतांजलि अभी पूरी कोडिंग देख भी नहीं पाई थी। जी सर, एकदम सही है, आपकी प्रोग्रामिंग की स्पीड बहुत अच्छी है। तिलक मुस्कुराकर स्क्रीन अपनी ओर कर लेता है, लेकिन इस तरह कि गीतांजलि को भी स्क्रीन दिखती रहे। ठीक 7:15 बजे प्रोग्राम का संकलन पूरा होता है। तिलक, गीतांजलि, बाहर तीनों प्रोजेक्टर्स चालू करा दो। इस प्रोजेक्ट को हम सर्वर पर शिफ्ट कर रहे हैं। फाइनल प्रोजेक्ट प्रोजेक्टर्स पर ही देखेंगे। तीनों प्रोजेक्टर्स पर एक ही प्रोजेक्ट रन होगा। इस तरह सेटअप लगवा दो। गीतांजलि बिना किसी भाव दर्शाए निर्देशों को पूरा करने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। तिलक को गीतांजलि का ये बर्ताव कुछ अजीब लगता है, लेकिन तिलक आज हर तरह की घटना के लिए तैयार था। तिलक ने संकलित प्रोग्राम सर्वर पर डाल दिया और बाहर से प्रोजेक्टर्स के तैयार होने की सूचना मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। 7:25 पर रमेश तेजी से दरवाजा खोलता है। सर, देखिए यहाँ क्या हो रहा है। तिलक कुर्सी से खड़ा हो जाता है। दरवाजे से बाहर लाइट्स बंद थी। शायद प्रोजेक्टर्स चालू होने के कारण सभी बड़ी लाइट्स बंद कर दी गई थीं और तीनों प्रोजेक्टर्स चालू थे, जिसके कारण कार्यालय की तीनों दीवारों पर प्रोजेक्टर्स की नीली लाइट्स की जगह खून की तरह लाल लाइट्स पड़ रही थी। स्पीकर ऑन होने के कारण स्पीकर से कुछ अजीब मोटी और धीमी आवाजें आ रही थीं। तिलक, रमेश, क्या हुआ? ये तो प्रोजेक्टर्स की लाइट है जो किसी गड़बड़ी के कारण नीली की जगह लाल लाइट फेंक रही है, और कंप्यूटर्स पर कोई साउंड ट्रैक चालू होगा जिसके कारण ये आवाज आ रही होंगी। रमेश, इसके साथ साथ इन सभी को भी देखिए। मैं कितनी देर से इनसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। वो परवीन भी इन लोगों से पूछ रहा है, लेकिन सभी जैसे सामान्य होश में ही नहीं है, बस वॉल स्क्रीन की ही ओर देखे जा रहे हैं। तिलक, प्रोजेक्टर कंप्यूटर पर कौन है? परवीन, सर विकास है, वह भी प्रोजेक्टर चला रहा है, लेकिन कुछ सुन ही नहीं रहा। तिलक, गीतांजलि, देखो तो विकास को क्या हुआ। गीतांजलि, गीतांजलि। गीतांजलि भी केवल वॉल स्क्रीन को ही देख रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। परवीन, सर ये बड़ा भयानक है, सभी को पता नहीं क्या हो गया है। आकाश कार्यालय में प्रवेश करता है। परवीन सर, आपसे मिलने कोई आया है। परवीन वैसे भी डर चुका था,
इससे पहले कि तिलक उसे रोक पाता, बाहर से संदेश आने पर तुरंत ही वे दौड़कर दरवाजे से बाहर चला जाता है। रमेश, आकाश देखो, आकाश, अरे आकाश, सर इसे भी कुछ हो गया। तिलक, शायद इसने किसी के निर्देश पर परवीन को बाहर निकाल दिया, जानबूझकर। रमेश तिलक की इस प्रकार की बातों से तिलक को वो संदेह भरी नजरों से दिख रहा था। तिलक उसकी नजरों के भाव को भांप लेता है, इसलिए तुरंत सफाई देता है। तिलक, रमेश, ये सब हमने पढ़ा था कि कुछ तिलिस्म होता है जिसमें लोगों को अपने वश में करके उन्हें केवल वही दिखाया जाता है जो तिलिस्म करता चाहता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। वॉल स्क्रीन पर दिखने वाला लाल रंग अब बहते हुए खून का रूप ले चुका था और वॉल स्क्रीन पर खून के झरने दिखाई दे रहे थे। साउंड स्पीकर पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। रमेश ने देखा कि गीतांजलि, विकास, सुमन और अन्य सभी कर्मचारी उन झरनों को देखकर उन्हें पी जाने की लालसा में खुश हो रहे थे। रमेश, ये सभी तो खून के प्यासे दिखाई दे रहे हैं, सर इनका कुछ कीजिए। तिलक, यदि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है इसका मतलब है कि तुम में ऐसा कुछ है कि ये नकारात्मक ताकत तुम्हें अपने वश में नहीं कर पाई। रमेश को अपना स्वप्न याद आता है। तुम्हें इस लकड़ी की जरूरत पड़ने वाली है, इसे सदैव अपने पास रखो। रमेश अपनी कुर्सी के उस ओर रखे बैग की ओर जाने लगता है तो विकास आगे बढ़कर उसके सामने आ जाता है। रमेश, सामने से हटो विकास, मैंने कहा सामने से हटो। रमेश विकास को हटाने के लिए उसे पकड़कर धक्का देता है, लेकिन जैसे कि वह पत्थर की चट्टान हो, टस का मसबक भी नहीं हुआ। रमेश उसके बगल से जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से सामने कमल आ जाता है। सभी की आंखों में खून उतर जाने के कारण आंखें बिल्कुल लाल दिखाई दे रही थीं। एक एक करके रमेश और उसके बैग के बीच में कार्यालय के लोग आकर खड़े हो जाते हैं।